क्वेश्चन 6 खा, और 6 खा पे लिखा है क्या होता है जब। आपको कंप्लीट करना है क्या होता है जब को, और इसमें से केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराई जाती है। तो फर्स्ट पार्ट में बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की क्रिया करानी है सेमी कार्बेजाइड से। तो अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। और बेटा सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। सेमी कार्बेजाइड का मतलब है यूरिया से विक्रिया, और यूरिया से विक्रिया करेगा तो तरीका बिल्कुल आसान है बेटा। ये O इस H2 को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर O H2 को लेकर अलग हो जाता है तो पहला कंपोनेंट बनेगा H2O, और जो मुख्य उत्पाद है बेटा बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CO NH2। अगर इसका कोई नाम पूछता है तो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो अगर कोई नाम पूछता है इसका तो बेटा इसका नाम है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ये फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकेंड नंबर पे देखो लिखते हैं दूसरी अभिक्रिया को क्या कहता है बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से होती है। सेकेंड नंबर कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया करता है। तो नेक्स्ट है कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया करता है। तो बेटा अगर इस अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो एक कीटोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेटा कीटोन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये फॉर्मूला होता है कीटोन का। और बेटा कीटोन की अभिक्रिया किससे करनी है, एथिलीन ग्लाइकॉल से। तो बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र जरा थोड़ा सा ध्यान देना। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH, यहाँ भी OH सिंगल बॉन्ड के साथ। तो अभिक्रिया का तरीका क्या रहेगा बेटा, ये O जो है इन दोनों H के साथ अलग हो जाएगा। अगर ये दोनों H O के साथ अलग हो जाएंगे तो मैं क्या सोचता हूं, सबसे पहला कंपोनेंट तो बनता है H2O। H2O कैसे बनेगा, HO मिलके बना डालेगा H2O, और जो मेरे पास बचता है उसको लिख लेते हैं। बचता है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। ध्यान देने वाली बात है डबल बॉन्ड का नुकसान हुआ है ना O हटने से, तो एक बॉन्ड ऊपर की ओर लगा देंगे और एक बॉन्ड नीचे की ओर, O सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें से सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर पे उसने बोला है प्रोपेनॉन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। देखते हैं विक्रिया। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CS3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो गया, और इसकी अभिक्रिया होनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से होगी, लेकिन एक बार और इसी को लिख लेते हैं प्रोपेनॉन को, और इस बार फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से। और प्रेजेंस रहनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। अभिक्रिया को देखते हैं, देखो कैसे करना है।
देखो बेटा, इससे एक H निकलेगा और ये H आकर जुड़ जाएगा O से। ध्यान देने वाली बात है, H एक निकलेगा, किससे जुड़ेगा? O से। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर OH से जुड़ेगा तो बन जाएगा OH। अच्छा, अगर एक H O से जुड़ा है तो इसका मतलब है एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो O तो हाइड्रोजन मिल गया, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। वैलेंसी किसकी रह गई? C से। तो C के साथ बाकी बचे हुए पदार्थ को जोड़ते हैं। तो C के साथ बाकी बचा हुआ पदार्थ क्या रहेगा? CH2CO CH3। ये फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसा जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ ये स्टेबल नहीं होता। वैसे देखो, पहली चीज यहीं तक लिख के आना है, अभिक्रिया ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं इस अभिक्रिया के विषय में एक और चीज, हम अभिक्रिया को नीचे की ओर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कैसे? ये कंपाउंड बनेगा, अस्थाई होगा, और अस्थाई होने पर ये क्या करेगा, ये वाला बेटा OH इसके साथ एक OH लेके एक H लेकर अलग हो जाएगा। अगर OH H को लेकर अलग हो जाएगा तो बेटा कंपोनेंट जो निकलेगा बाहर बचेगा वो एक तो निकलेगा H2O, बचेगा क्या, उसको ध्यान देना है। बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, बेटा डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को कंप्लीट करोगे। आप चाहते हैं अभिक्रिया यहीं से लिख के छोड़ देते, लेकिन क्योंकि वो अलग हो रहा था, जल डिकम्पोज हो रहा था पदार्थ, हमने उसको भी दिखा दिया कि डिकम्पोज होने के बाद पदार्थ किस रूप से ब्रेक होता है। अभी बेटा इसी में से 4th नंबर की रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। लिखा है RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। अगर RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करोगे, अभिक्रिया देखो, R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, अभिक्रिया होनी है PCl5 से। PCl5, देखते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। बेटा ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अभिक्रिया कैसे होगी? Cl5 है तो एक Cl इधर राइट में, एक लेफ्ट पे, और बाकी बीच में बचा हुआ PCl3। भाई 5 Cl हैं तो एक Cl यहां रख दिया, एक Cl यहां रख दिया, P के साथ 3 Cl बचे। अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, राइट से सबसे पहले HCl बनेगा। अच्छा, दूसरा पदार्थ क्या बनेगा? PCl3 जुड़ेगा O के साथ, POCl3, और प्लस मैं देखता हूं क्या बचता है, तो RCOCl। अभी लास्ट अभिक्रिया इसमें से 5th नंबर, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है बेंजल्डिहाइड पर NaOH की अभिक्रिया करवाई जाती है। बेंजल्डिहाइड पर NaOH की अभिक्रिया होगी। बेटा बेंजल्डिहाइड का सूत्र है C6H5CHO पर अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH की। NaOH तो ही लिखा है, NaOH की अभिक्रिया करवाई जाती है। बेटा इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेने हैं, और अगर याद रख रहे तो ये बात याद रखनी है, ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है। बेंजल्डिहाइड देखो, कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड पे भी कराई गई थी और बेंजल्डिहाइड पर भी होती है। तो अभिक्रिया के दौरान बनता क्या है, पदार्थ कुछ इस प्रकार से बनता, देखो पहला पदार्थ बनता है C6H5COONA, और दूसरा पदार्थ बनकर तैयार होता है C6H5CH2OH। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। ध्यान रखिएगा, ये अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया को क्या नाम से जानते हैं, कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया है। तो इसको ऐसे भी ध्यान रखेंगे। बेटा इसके बाद अथवा में से एक क्वेश्चन दिया है, या तो आप इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट करते हुए ये सारा क्वेश्चन कर लेते, और या तो मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं उसको करते हम लोग। क्या क्या लिखा है, कहता है एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो आपको एल्डिहाइड बनाना है, वो भी 3 विधियों से। एक एक को स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, हेडिंग लिखेंगे एल्डिहाइड बनाने
की 3 विधियां। अब एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों में से एक एक को स्टार्ट करने को। पहली, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, लिखता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो बेटा सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाएंगे एल्कोहल का क्या कराते हुए, ऑक्सीकरण। तो बेटा एल्कोहल को ले लेते हैं किसी, क्या लिखा था क्वेश्चन, एल्डिहाइड को बनाने, कोई भी एल्डिहाइड बनाना है तो एक एल्कोहल ले लेते हैं। देखो एल्कोहल मेरे पास है CH3 CH2OH। अब बेटा अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ऑक्सीकरण के लिए तीर के निशान के ऊपर K2 Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस रखनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस रखोगे। अभिक्रिया का तरीका क्या है बेटा, इसका एक HO, ध्यान रखने वाली बात है, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, H2O वाला हिस्सा अलग हो गया, तो H2O तो अलग हो गया। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचा है, CH3CHO, CH3CHO। इस प्रकार से पहला एल्डिहाइड तो बन गया, इसको एसीटैल्डिहाइड बोलते हैं। अब क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियां लिखनी थी, दूसरी विधि को पढ़ते हैं। लिखते हैं CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH से एल्डिहाइड, एसीटिलीन से एल्डिहाइड को निर्मित करेंगे। बेटा एसीटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अभिक्रिया होनी है बेटा इसमें से H2O की, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस रहेगी। अब देखो अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे कराते हैं, तरीका क्या है, दोनों H, इनके 2 बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। 2 बॉन्ड के ब्रेक होने पर इधर H2O मिलेगा, इधर दोनों हाइड्रोजन रख देने हैं जल के, और ऑक्सीजन को रख देना है राइट साइड पे। तो अगर इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो 3 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, तो CH3, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए थे, एक बचा है, फिर इसके बाद CHO। तो एक बार फिर से हमने एल्डिहाइड बनाया है, कहता है एक बार और एसीटाइल एल्डिहाइड का निर्माण करना है। तीसरी विधि है, ये फेमस है, इस बार जो भी एल्डिहाइड बनाएंगे वो एक फेमस प्रोसेस है, ओजोनीकरण द्वारा। अभी ओजोनीकरण करते हैं। ओजोनीकरण किसका होता है, किसी एल्कीन को होता है। एल्कीन में से बहुत सारे एल्कीन लिए जा सकते हैं, प्रोपीन लिया जा सकता है, एथीन लिया जा सकता है, ब्यूटीन लिया जा सकता है। हम एथीन से करवाते हैं, प्रोपीन से करवा लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ओजोनीकरण अपघटन के लिए सबसे पहले ओजोन, और बेटा ओजोन से अभिक्रिया करने का तरीका कैसे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3CH CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ओजोन का तीसरा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा दोनों से। भाई 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को मिला, एक इसको मिला, और तीसरा वाला ऑक्सीजन जो है वो दोनों कार्बन को मिल गया। अब इसका अपघटन होता है तो बेटा अभिक्रिया देखो कैसे होती है, अभिक्रिया होती है जल से। कोई पूछता है किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, पदार्थ 2 भागों में ब्रेक होगा। अब 2 भागों में ब्रेक होगा तो H2O के साथ अभिक्रिया होगी इस O की, तो पदार्थ बनकर तैयार होगा H2O2। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास और क्या बचा, CH2O। CH2O को तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, HCHO। अभी मैं क्या सोचता हूं, इधर क्या पदार्थ बचा है, CH3CHO। तो एसीटैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। अच्छा ये भी ध्यान भी बहुत रखनी है, ओजोनीकरण या ओजोनीकरण अपघटन द्वारा आता है ऐसा प्रोसेस, नाम की अभिक्रिया है इसलिए फेमस भी काफी ज्यादा है। अभी साथ में कहता है एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण तो लिखिए। तो हाँ, तो 3 समीकरण लिख गए। इसके बाद भी उसका कहना है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए,
और निम्नलिखित अभिक्रियाओं के विषय में पहली अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। तो भैया रिएक्शन लिख लेते हैं एल्डोल संघनन की। आपको इसकी भी अभिक्रिया लिखनी है, एल्डोल संघनन। अब बेटा एल्डोल संघनन की रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, देखो कुछ ऐसा तरीका ध्यान रखते हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसकी अभिक्रिया फिर से इसी से होनी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। बेटा देखो अभिक्रिया का तरीका क्या है, तरीका ये देखो, ध्यान रखो, ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ये वाला जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होता है जो कमजोर है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये बॉन्ड कार्बन से जुड़ गया तो कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी, जो कि यहां पर असंभव है। तो उसके लिए कार्बन अपना एक हाइड्रोजन निकाल के किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ऑक्सीजन को देगा तो क्या बनेगा, देखो पहले यहां पे चेक करते हैं। यहां बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे बन जाएगा OH। और यहां क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। वैसे तो अभिक्रिया को यहीं से लिख के समाप्त कर देना है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा सोचता है हम और भी अभिक्रिया को निकालना चाहते हैं और भी लिखना चाहते हैं, तो बेटा यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। अच्छा सोचो, यहां से OH निकल गया, यहां से एक H निकल गया, तो क्या बनकर तैयार होगा, H2O, जिसे तीर के निशान के नीचे लिखते हैं। और नया कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अरे अभी एक और अभिक्रिया बोलता है, कैनिजारो अभिक्रिया लिखनी है। तो एक अभिक्रिया हमको और लिखनी है, कैनिजारो अभिक्रिया। अच्छा कैनिजारो अभिक्रिया में से एक सामान्य सी बात है, एक हम पहले से लिख चुके थे कैनिजारो अभिक्रिया, ये नहीं है कैनिजारो, ये वाली अभिक्रिया। लेकिन अगर आप चाहते हो तो कैनिजारो अभिक्रिया क्योंकि रिपीट हो रही दोबारा से, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग इस पे भी पहचान सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड पर काफी ज्यादा फेमस है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, इसकी अभिक्रिया NaOH या KOH से होती है। तो एल्डिहाइड के 2 मोल लिए जाते हैं और 2 मोल लेने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड है तो सबसे पहला बनेगा HCOONA और साथ में बेटा बनकर तैयार होगा CH3OH। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनकर तैयार होगा। ये और कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा है फॉस्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। बेटा फॉस्फीन गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन जो है वो इस बार कोर्स से अपने हटा दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लिखता है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सल्फर और साथ में लिखा है इसकी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखो इसमें से क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की विधि का समीकरण मेरे ख्याल से है अपने यहाँ, लेकिन इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू रिएक्शन है वो हट गई है कोर्स से। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की रासायनिक विधि का समीकरण लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की विधि लिखना है तो हम हेडिंग यहां लिखे देते हैं SO2 को बनाने की विधि का समीकरण। SO2 को बनाने की विधि का समीकरण देखो कैसे लिख सकते हैं, Cu
+2H2SO4। वैसे ध्यान होगा आपको, मैंने कहा था H2SO4 कभी भी दिख जाए सबसे पहले आधी लाइन तो अपने मन से खर्च कर लेनी है, और आधे मन से अपने क्या खर्च कर लेनी है, आपको H2O लिख लेना है और आपको SO2 लिख लेना है। अब H2SO4 की विक्रिया धातु से हुई है तो धातु का क्या बनेगा, सल्फेट। तो कॉपर धातु है तो बेटा कॉपर का बन जाएगा सल्फेट। अभिक्रिया को बैलेंस करोगे तो अभिक्रिया को बैलेंस करने में 2H2O + SO2, मेरे ख्याल से विक्रिया बैलेंस है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। आगे लिखा हुआ है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया देते हुए कीजिए। निम्न के साथ HNO3 की होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। तो एक काम करते हैं, इनको जल्दी से नोट करते हैं फिर इसको लिखते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 7 का अथवा, 7 के का पर अथवा पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। इसमें से लिखा है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं को देते हुए करिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को देते हुए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का वर्णन करना है, और साथ में निम्न के साथ HNO3 की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो जिन पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं नाइट्रिक अम्ल के, उनको थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल को बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करते हैं। देखो ओस्टवाल्ड विधि में क्या है, कुछ प्रकार के विशेष चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है कैटलिस्ट चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं इसको। उत्प्रेरक कक्ष में करते क्या है, हम अमोनिया गैस और एयर को अंदर की ओर भेजते हैं। यहाँ प्लेटिनम की चादर लगी हुई है, जाली लगी हुई है, जिसको हम प्लेटिनम गैस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अमोनिया और एयर की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है उसको मैंने लिखा है उत्प्रेरक कक्ष पे। लिखा है अमोनिया और वायु को प्लेटिनम गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। NO गैस का निर्माण होता है, NO गैस का निर्माण होता है। अमोनिया की अभिक्रिया 5O2 से हुई, तो सबसे पहले ध्यान देने वाले 4N, 4O से रिएक्शन करके 4NO बनाएगा। बचने वाला है 4 तियां 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन O के साथ मिलकर बनाएगा 6H2O। तो यहाँ पर दो पदार्थ बने, एक NO और 6H2O। तो जल तो यही रह जाएगा, NO को हमने आगे की ओर भेज दिया। हमने यहाँ कौन सी गैस को भेजा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले जरूरी है कैटलिस्ट चैम्बर पर अभिक्रिया में से पदार्थों का ताप बढ़ जाता है, उसके ताप को कम करने के लिए हम कौन से चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग चैम्बर या कूलिंग टावर, जिसमें से गैसों के टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, कम। अब कम टेम्परेचर होने पर NO गैस का ऑक्सीकरण कराया जाएगा वायु की उपस्थिति में। कैसे होगा उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, ऑक्सीकारक स्तंभ। प्राप्त NO गैस को, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिली है हमको कैटलिस्ट चैम्बर से, हम उस गैस को वायु द्वारा क्या करवाते हैं, ऑक्सीकृत। और जब भी ऑक्सीकृत करवाते हैं NO2 में चेंज हो जाती है, NO2 से मिलकर काय में चेंज हो जाती है, NO2 में। तो ऑक्सीकारक चैम्बर, ये विशेष ध्यान रखना, ऑक्सीकारक चैम्बर का क्या कार्य है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में बदल देना, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर देना। अब इस नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड गैस को भेजेंगे हम अवशोषक कक्ष में। इसको अवशोषक कक्ष या एडजॉर्प्शन टावर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो आप इसको अवशोषक कक्ष या एडजॉर्प्शन टावर, तो इसको विशेष ध्यान रखना है किस किस नाम से हम जानते हैं, एडजॉर्प्शन टावर या अवशोषक कक्ष, सॉरी अधिशोषक कक्ष। थोड़ा सा इसको एब्जॉर्प्शन टावर। अवशोषक कक्ष में क्या करना है, ये जो NO2 गैस गई है, देखो क्या है, NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर गई है, और यहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए हैं क्वार्ट्ज के, और ऊपर से जल की बारिश कहाँ हो रही, नीचे की ओर हो रही। तो कहता है पत्थरों को रखने की क्या जरूरत थी, ये पत्थर क्या विक्रिया करते हैं, पत्थर विक्रिया नहीं करते हैं। ऐसे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नीचे से पाइप से आती, तेजी से ऊपर की ओर भगती, और शीघ्रता से यहाँ वेस्टेज के फॉर्म में बाहर निकल जाती। लेकिन होता है क्या, पत्थरों के रख लेने से गैस की स्पीड हो जाती है धीमी, और जब गैस की स्पीड नीचे से ऊपर जाने की स्पीड धीमी हो जाती है, जब ऊपर से जल की बारिश होती है तो जल को NO2 गैस के साथ अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर ये पत्थर ना होते, यहाँ से NO2 गैस शीघ्रता से निकलकर बाहर हो जाती, लेकिन पत्थरों की उपस्थिति के कारण NO2 गैस की स्पीड धीमी हो गई, जिससे
जल और NO2 गैस को आपस में अभिक्रिया करने का उचित समय मिल गया, पर्याप्त समय मिल गया। और उस पर्याप्त समय में क्या हुआ, अवशोषक कक्ष में NO2 गैस जल द्वारा अवशोषित कराने पर HNO3 में बनाता है। कैसे बनाता है NO2 गैस कि H2O उस 2NO2 से अभिक्रिया करता है, बनाते हैं दो अम्ल HNO3 और HNO2। नाइट्रिक अम्ल तो बेटा बन गया। बचा हुआ नाइट्रस अम्ल जो है ये स्टेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। तो जब कुछ देर तक नाइट्रस अम्ल ये अभिक्रिया में पड़ा रहता है तो यही नाइट्रस अम्ल जो होता है वो दोबारा डिकम्पोज होते हुए कौन सा अम्ल बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल। और साथ में कुछ गैसें बनाता है, NO और जलवाष्प। ये दोनों बेकार गैसों के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल को बनाने की विधि का ये वर्णन हो गया। अभी इसी में से बेटा आगे क्वेश्चन रह जाता है, कह रहा था नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाइए, किससे किससे करवानी है, कॉपर से और एक बार फास्फोरस से अभिक्रिया करवानी नाइट्रिक अम्ल की। तो पहली अभिक्रिया हमको बेटा नाइट्रिक अम्ल की करानी है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 का ऐसे करवानी है, कॉपर से। तो देखो नाइट्रिक अम्ल की कॉपर से अभिक्रिया कैसे होती है, कॉपर का सूत्र Cu और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। मैंने कहा कह भी रखा था अगर नाइट्रिक अम्ल कभी आपको दिख जाए, अभिक्रिया का आधा पार्ट तो फिक्स है पहले से। क्या क्या फिक्स है उसको ध्यान दो। एक तो सबसे पहले NO2 फिक्स है और साथ में फिक्स है H2O। हाँ, ये धातु दिया हो तो उस धातु का नाइट्रेट लिख देना है, CuNO3 का होल ट्वाइस। और बस रही बात एक चीज की, किस चीज की, बैलेंस कर लेना है तो बैलेंस कर लीजिए अपना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखी और एक अभिक्रिया करूंगा फास्फोरस की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। अगली अभिक्रिया आपको लिखनी है फास्फोरस की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो अभी देखते हैं फास्फोरस की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो बेटा फास्फोरस का सूत्र P4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। और बेटा अभिक्रिया अगर इसकी करवानी है, मैं क्या बोल रहा था, नाइट्रिक अम्ल देखते ही आधी चीज तो पहले से लिख लेते हैं। क्या क्या चीज लिख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल को देखते ही एक NO2 और दूसरा H2O। अगर इन दोनों चीजों को पहले से लिख लिया तो हम ये बात पता करेंगे कि फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरिक एसिड में कैसे फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आके काहे में चेंज होता है। तो बेटा उसको देखोगे H3PO4 फास्फोरिक एसिड में चेंज होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब बात आएगी सर ये फास्फोरिक एसिड में चेंज कैसे हुआ। तो बेटा हम लोगों ने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम उस आर्टिकल्स को देखेंगे जाकर तो आपको ये अभिक्रियाओं के तरीके वहां पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में इसको चेक कर सकते हैं कैसे बनेगा। मैं फिलहाल अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। 7 खा, क्वेश्चन नंबर 7 खा लिखा है ग्लूकोज बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एक तो आपको ग्लूकोज बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखने हैं और साथ में एक और चीज बोलता है इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन एसिटिक एनहाइड्राइड से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के सूत्र समीकरण लिखिए। बताइए कि इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। और लास्ट में आपको ग्लूकोज के प्रमुख दो उपयोग लिख लेने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस बात को। ग्लूकोज को बनाने की दो विधियां। पहली विधि देखो लिखते हैं, ग्लूकोज के निर्माण की जो पहली विधि है, देखो मैंने क्या लिखा है, सुक्रोज से ग्लूकोज का निर्माण। तो पहली विधि है सुक्रोज से जब हम ग्लूकोज बनाएंगे। बेटा सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11 और इसका बेटा जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में या अम्लीय माध्यम में। तो बेटा अम्लीय माध्यम में ये दो भागों में टूट जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इनमें से एक पदार्थ ग्लूकोज है और एक पदार्थ क्या है, फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से एक पदार्थ तो यहां मैंने बना लिया ग्लूकोज, पहली विधि हो गई। ग्लूकोज को बनाने की दूसरी विधि है, शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का
निर्माण। तो दूसरा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू आप ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं। तो ग्लूकोज का निर्माण आप थोड़ी करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करता है क्या, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा करता है क्या, देखो हम लोग तो उस ग्लूकोज को डिकम्पोज करते हैं, निर्माण कैसे होता है। पेड़ पौधा कौन सी गैस ग्रहण करता है बेटा, CO2, और वो अपनी जड़ों से क्या प्राप्त करता है, नमी। भाई जड़ों से नमी से तो प्राप्त करता है, और नमी प्राप्त करता है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6CO2 6H2O अभिक्रिया करेंगे तो बना लेंगे C6H12O6। अब मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास जो ही बचा उसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं 3H2O लिखते हैं। अरे ऐसे नहीं बनेगा, 6H2O ही लिखा रहेगा। देखो कार्बन 6 खर्च हो गए, हाइड्रोजन 12 खर्च हो गए, बचा मेरे पास क्या है 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर, और 6 12 6 18 में से तो 6 खर्च ही कर लिए 6O2। तो पहला पेड़ पौधा एक तो ग्लूकोज बनाता है अपनी बॉडी पर, और दूसरा कौन सी गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस। ये बात भी सही है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, ग्रहण। तो ये दो विधियों से आप ग्लूकोज को बना सकते हो। कहता है इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया तो लिखनी ही लिखनी है, और साथ में यह भी बताना है कि अभिक्रियाएं किस बात का प्रमाण देती हैं। तो भैया अभिक्रियाएं तो लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट है आपको यह बताकर तैयार करना है कि आखिर यह अभिक्रियाएं किस बात का प्रमाण करती हैं या किस बात का प्रमाण देती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूं कि इसकी अभिक्रिया करवा लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हम देखो यहां लिखते हैं C6H12O6 की हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला NH2OH होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज के फॉर्मूले में अगर आपको याद होगा CHOH का होल 4 लिख देते थे यहां, और लास्ट में फिर से लिखते थे CH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन को थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, आपको शायद समझ में आएगा, NH2OH। NH2OH से अभिक्रिया करवाओगे तरीका क्या रहेगा, ये O इस H2 को लेके क्या हो जाएगा, अलग। अगर H2O को लेके अलग हो जाएगा तो बन जाएगा H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है, ऊपर CH, बेटा CH यहां का, और यहां क्या बचा, NOH। CH डबल बॉन्ड NOH। लेकिन बाकी पदार्थ के भाग पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा पूछता है, कहता है इसका क्या प्रभाव पड़ा, देखो सबसे बड़ी बात है, इसे पहचान सकते हो बेटा। ध्यान देंगे, ग्लूकोज में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, पहला एल्डिहाइड और दूसरे एल्कोहलिक। NH2OH अर्थात हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया किस ग्रुप पर हुई है, एल्डिहाइड पर। इसका मतलब है NH2OH से अभिक्रिया जो है ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह। तो मैं क्या लिखूंगा, किस बात की पुष्टि करता है, तो पुष्टि को यहां लिखेंगे, ग्लूकोज में चाहे आप एल्डिहाइड ग्रुप लिख लो, एल्डिहाइड समूह, या एल्डिहाइड समूह ना कहना चाहो तो बेटा एक और चीज बोल सकते हो, कार्बोनिल समूह की पुष्टि। तो पहला इसमें से लिखा जा सकता है, या तो एल्डिहाइड समूह की पुष्टि हो गई, और या तो आपको कार्बोनिल समूह की पुष्टि हो गई। एक बेटा रासायनिक अभिक्रिया और लिखनी है, कहता था एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट लिखते हैं एसिटिक एन हाइड्राइड से क्रिया। अब बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया तो हम लोगों ने पिछले भी सेट पे मेरे ख्याल से पढ़ी थी अभिक्रिया, लेकिन एक बात काम कर लेते हैं कि इसको और ढंग से निपटा लेते हैं। क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं CHO, फिर बेटा CHOH होता है 4 टाइम,
और लास्ट में लिखा जाता है CH2OH। तरीका क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड का, ध्यान देना। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO और एक O जुड़ा होता है इन दोनों से। देखो तरीका क्या है भैया, इसको बस ढंग से ध्यान दे लेना है। हम इसके 5 मॉलिक्यूल को लेंगे और उन सभी 5 मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट, सभी मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट जो होगा 5 CH3COO वाला पार्ट होगा, वो इन किनारे के 4 H यहाँ, 1 H यहाँ, 5 H के साथ जुड़ जाएगा। तो पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा 5 CH3COOH। अब मेरे पास जो बचता है, सोचने वाली बात क्या है, जो बचा हुआ भाग है वो उस जगह पर लग जाएगा जहां पर H लिखा हुआ था। क्यों बेटा, H तो निकल गया CH3COO के साथ, तो H जगह हो गई खाली। तो जो बचा हुआ भाग है उसको उस H की जगह पर रख दिया जाए, तो क्या होगा, ऊपर वाले भाग पर अभिक्रिया नहीं हुई, CHOO CCH3 का होल 4 और लास्ट टाइम CH2OO CCH3। इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस फॉर्मूले का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और एक चीज बेटा ध्यान देनी है, और भी कुछ कह रहा, हाँ, किस चीज की पुष्टि करता है ये, तो बेटा ये इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। तो मैं क्या ये यहाँ लिखे देता हूं, 5 OH समूह की क्या करता है, पुष्टि करता है। अभी क्वेश्चन का आगे वाला भाग पढ़ते हैं। कहता है ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग लिखिए। भैया ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग लिखना है। अच्छा, ग्लूकोज का उपयोग अगर पढ़ने की कोशिश भी की जाए तो ग्लूकोज का उपयोग क्या क्या करने में, सबसे पहले तो ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी में क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। तो पहला है ग्लूकोज शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। सेकेंड नंबर, क्या ग्लूकोज का और भी यूज है, तो हाँ ग्लूकोज का और यूज है। ग्लूकोज से ही हम लोग, देखो याद है, ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण होता है, एथेनॉल का। एथेनॉल के निर्माण में। और भी अगर कोई उपयोग पूछता है कि ग्लूकोज का और भी क्या उपयोग है, एसिटिक अम्ल बनाने में। तो ना जाने कितने तमाम उपयोग है, लेकिन हमको बस इतने ही उपयोग लिख लेने चाहिए। बेटा इसके अथवा पर एक क्वेश्चन है, विटामिन क्या है। वसा में विलेय विटामिनों के अणुसूत्र, रासायनिक नाम एवं महत्व लिखे, इनकी कमी से होने वाले रोग लिखे। तो बेटा क्या है कि ये 30% कोर्स के अकॉर्डिंग विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन जो है वो हम लोगों के कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। और इस प्रकार से WB सेट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग 2020 का सेट नंबर 3 WC को पढ़ेंगे।